फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट फाइल, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है। टेक्स्ट फाइल के बाद हम पढ़ेंगे पिकलिंग, जो कि बाइनरी फाइल्स के लिए होता है। छोटा सा टॉपिक है, छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी। थर्ड में पढ़ेंगे CSV फाइल, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ये भी एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है, बट इसके अंदर हम कैसे वैल्यूज़ को डालते हैं, राइट करते हैं, उसका तरीका काफ़ी डिफरेंट है। तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फाइल से। तो देखो, टेक्स्ट फाइल के अंदर वैल्यू स्टोर कैसे होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर अगर आप देखते हो कि ABC आपने लिखा है, तो असलियत में ABC की ASCII वैल्यूज होती हैं ये, और कंप्यूटर इसे स्टोर करता है इन 0 एंड 1 की फॉर्म में। मैंने 67 की नहीं लिखी, 67 की भी कुछ वैल्यू होगी। तो इस तरीके से, तो ये फिक्स तरीका है, ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करेगा और कंप्यूटर इसे अपने अंदर स्टोर करेगा। जब इसे आपको दिखाना है तो कंप्यूटर भी इसे ऐसे ही करके दिखाएगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी फाइल्स के साथ ऐसा होता नहीं है। बाइनरी फाइल का कोई फिक्स्ड मेथड या फिक्स्ड इनकोडिंग तरीका नहीं है। जैसे यहाँ पे ASCII वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर बाइनरी फाइल का वो तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल से इसीलिए बाइनरी फाइल काफ़ी अलग होती हैं, और बाइनरी फाइल को खोलने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि ज़्यादातर टेक्स्ट फाइल को आप नोटपैड पे खोल सकते हो, क्योंकि सब नोटपैड पे खुल जाती हैं, क्योंकि नोटपैड आपके ASCII वैल्यू को कन्वर्ट करके शो कर देता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट फाइल के एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके? .txt जो आप कोड करते हो, .py वो भी, .csv भी। एंड बाइनरी फाइल के एग्जाम्पल क्या है? बाइनरी फाइल के लिए अगर आप, जो हम यहाँ देखेंगे डेटा के लिए .dat, बाकी MP4, MP3, JPG, ये सब बाइनरी फाइल ही होती है। बट हमें यहाँ पे डेटा डालना है, तो उसके लिए हम .dat देखेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं टेक्स्ट फाइल में राइट कैसे करते हैं। ठीक है, तो fo.open file.txt तो राइट हो जाएगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती तो इस केस में आपका कोई एरर नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर आप रीड कर रहे होते और फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर आ जाता है। ठीक है, अब कुछ भी आपको लिखने के लिए आपने यहाँ पे क्या किया, सॉरी, एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, दिस इज योर फाइल ऑब्जेक्ट, उसी की, और आपने यहाँ पे लिखा ओपन, फाइल ओपन भी कर दी। आपने यहाँ पे मोड भी बता दिया कि राइटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, स्मॉल w इज फॉर राइटिंग। अब आप fo के हेल्प से राइट करोगे, fo.write, जो भी आप लिखोगे वो फाइल के अंदर लिख देगा जाकर। दिस इज इट। लास्ट में आपको फाइल को क्लोज करना जरूरी है, अदरवाइज एरर आ सकता है, कुछ ना कुछ फाइल में, या फाइल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इट माइट अकर। बट अगर आपको बहुत सारी लाइन साथ में लिखनी है तो या तो आप fo.write बहुत बार यूज करो, बट लेट से कि आपको एक साथ लाइनें लिखनी है, तो सिमिलर तरीके से आपको खोलना है, फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है। एक मैंने यहाँ पे लिस्ट ले लिया जिसमें लाइनें पड़ी हैं, /n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, सेकेंड है नेक्स्ट लाइन। fo.read लाइन्स है, उधर fo.write था, यहाँ पे fo.write लाइन्स है, एंड यहाँ पे लाइन्स डाल दूंगा तो सारी एक साथ चली जाएंगी। fo.close कर देंगे लास्ट में। तो फाइल हैंडलिंग में हम कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट फाइल में आपको फाइल ऑब्जेक्ट बनाना है, और या तो आप फंक्शन लोगे fo.write या फिर fo.write लाइन्स, एंड लास्ट में फाइल क्लोज कर देनी है, दैट्स इट। तो राइटिंग हमें आ गया है। ठीक है, अच्छा, राइटिंग का फाइल हैंडलिंग में एक तरीका और होता है, फाइल ऑब्जेक्ट बनाने का एक तरीका और है, वो है ऐसा, विद, आपने क्या करनी है, फाइल को ओपन करनी है, ओपन file.txt जैसा आप उधर भी लिख रहे थे। एज, विद एंड एज आपको दो कीवर्ड यूज करने हैं, और यहाँ पे अपना फाइल ऑब्जेक्ट। ठीक है, फंक्शन या लूप की तरह यहाँ पे कॉलन लगेगा, और फिर अंदर आप fo.write, fo से रिलेटेड सारी चीजें लिख सकते हो, रीड राइट की। फायदा क्या है, जैसे ही आप इस ब्लॉक से बाहर आओगे, फाइल को क्लोज करने की यू डोंट नीड, आपकी फाइल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, बस यही इसका फायदा है। ठीक है, तो ये भी आपको बता दिया है। अब हम आगे चलते हैं। /n जो होता है, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, इसकी भी ASCII वैल्यू होती है, शायद 11 या ऐसी कुछ होती है।
एंड ये सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल या टेक्स्ट फाइल में ही एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन ये लिखा है, बट यहाँ पे एक और कैरेक्टर होगा स्लैश एन, जो कि दिख नहीं रहा होगा, जिसका मतलब है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ भी होगा एक और कैरेक्टर जिसका मतलब होगा स्लैश एन, जो कि इनविजिबल रहता है, दिखता नहीं है जब हम उसे स्क्रीन पे देखते हैं। जब आप उसे आउटपुट स्क्रीन पे भी देखते हो तो भी नहीं दिखता, बट जब आप उसे किसी लिस्ट में लोगे तो स्लैश एन दिखता है। इसीलिए मैंने जब यहाँ पे मल्टीपल लाइंस डाल रहा था तो फर्स्ट लाइन में स्लैश एन लिखा था, मतलब नेक्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन में नेक्स्ट लाइन। अगर मैं ऐसा नहीं लिखता, यहाँ स्लैश एन नहीं डालता, तो जितनी भी लाइंस होती इन सबको एक ही लाइन पे जोड़कर मुझे ये दे देता। तो टेक्स्ट फाइल में नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए स्लैश एन होता है। अब देखते हैं रीड करने के हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो आपको FO ओपन करना है, फाइल का नाम डालना है, एंड R मतलब रीड मोड में खोलना है। सिंपली आप FO.read करोगे, सारा का सारा डेटा जिस भी आपने असाइन किया है वेरिएबल में उसमें चले जाएगा। अब आप प्रिंट ए करोगे, यू विल गेट योर ऑल दी डेटा। FO.close आपको करना जरूरी है। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ये सारा फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन बिल्कुल एज इट इज आपको सारा मिल जाएगा। FO.read ये सब कुछ रीड कर लेता है, सब कुछ। नाउ अगर मैं FO.read में कुछ नंबर ले लूँ 12, देन व्हाट विल हैपन। तो ये सिर्फ पहले 12 कैरेक्टर या बाइट हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक कैरेक्टर जो होता है बाइट में स्टोर होता है। 8 बिट के नंबर में स्टोर होता है ना, तो इसलिए हम बाइट भी बोल देते हैं। तो 12 बाइट ये रीड करेगा, या फिर आप सिंपली सोच सकते हो 12 कैरेक्टर रीड करेगा। तो abc.text हमारी ये है, तो इसका आउटपुट क्या देगा ये FO.read 12, मतलब 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट करेगा 6 7 8 9 10, ये भी 11 एंड 12। तो जो ये आउटपुट देगा ये वाला प्रोग्राम, वो देगा फर्स्ट स्पेस लाइन, ये भी कैरेक्टर इंक्लूड हुआ है तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, एंड S यहाँ तक खत्म हो गई, ये इसका आउटपुट होगा। तो यही सारी चीज़ A में आएगी, A से प्रिंट कर देगा, आपका आंसर कुछ ऐसा दिखाई देगा, एंड आप फाइल क्लोज कर दोगे। तो FO.read वाला फंक्शन हमने देख लिया है, या तो ये पूरा रीड करता है या फिर आप कुछ कैरेक्टर्स दे सकते हो उतना रीड करेगा। नेक्स्ट मेथड आता है रीड लाइन। FO आपको बिल्कुल उसी तरीके से फाइल ओपन करनी है। FO.read लाइन करोगे तो ये जो भी, जब भी आप रीड करते हो तो कर्सर हमेशा स्टार्टिंग में होता है, तो ये पहली लाइन रीड कर देगा, A में डालेगा, प्रिंट A कर दोगे तो सिर्फ फर्स्ट लाइन। तो इसका आउटपुट क्या होगा, मेरी पहली लाइन फर्स्ट लाइन ही थी, उसको ये रीड कर देगा, ये इसका आउटपुट होगा। अगर आप FO.read लाइन 12 करोगे तो क्या होगा, तो ये फर्स्ट लाइन में 12 कैरेक्टर रीड कर लेगा। बट क्वेश्चन ये है कि अगर उसमें 12 नहीं हुए, सिर्फ 10 ही कैरेक्टर्स हुए, देन तो ये अगली लाइन में जाएगा, नो अगली लाइन में नहीं जाएगा, ये सिर्फ फर्स्ट लाइन में 12 देगा। अगर कम है तो ये पूरी लाइन प्रिंट कर देगा, एरर भी नहीं देगा, तो इसका भी आउटपुट फर्स्ट लाइन ही होगा। ये फाइल आपको पता है ना, abc.text, मैं किस फाइल की बात कर रहा हूँ, मैं इस फाइल की बात कर रहा हूँ, abc.text। अच्छा, अब ये रीड लाइन को आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। आपने फंक्शन को रीड मोड में ओपन किया, फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, FO.read लाइन पहली लाइन रीड कर ली, FO.read लाइन ये दूसरी लाइन रीड कर लेगा, क्योंकि कर्सर ये उधर ही रखता है। फिर FO.read लाइन क्या, तो अब ये नेक्स्ट लाइन रीड कर लेगा। तो मैं प्रिंट A एंड B करूंगा, तो इससे A में मेरा आएगा फर्स्ट लाइन, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट लाइन में फर्स्ट लाइन ही लिखा है, यहाँ से आ जाएगा सेकेंड लाइन, एंड क्लोज। आपको पता है कि क्लोज करना क्यों जरूरी है। तो अभी हमने रीड पढ़ा, रीड लाइन पढ़ा। अब एक और तरीका है टेक्स्ट फाइल को रीड करने का, विच इज रीड लाइन्स। तो अगर आप ओपन करते हो रीड मोड में, F.read लाइन्स करते हो A में, तो व्हाट विल कम इन A, वेरिएबल A, तो आपको सारा का सारा एक लिस्ट में मिल जाएगा, लिस्ट, और उसके अंदर ये सारी स्ट्रिंग्स मिल जाएगी। देखो पहली लाइन यही थी, दूसरी लाइन ये थी, एंड तीसरी लाइन ये थी। तो इस तरीके से आपको डेटा मिल जाता है रीड लाइन्स में। तो हमने रीड में क्या क्या पढ़ा, रीड लाइन एंड रीड लाइन्स। अब आपको ट्रैवर्स करना है, आपको एक एक वर्ड पे या फिर आपको उसमें ट्रैवर्स करना है, मूव करना है। तो क्या करोगे, तो दो तरीके हैं आपके पास।
एक तो ये है रीडिंग मोड में ओपन किया, फॉर आई इन FO प्रिंट आई। इस केस में क्या करता है, ये आपको हर लूप के अंदर एक लाइन प्रिंट करके दे देता है। तो इट्स लाइक कि आप मल्टीपल टाइम्स FO डॉट रीड लाइन यूज कर रहे हो, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये भी आपको पूरा का पूरा डेटा दे देगा। आपने लूप लगाया तो ये देखो, ये आपको मेन चीज देखनी है, फॉर आई वेरिएबल इन फाइल ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली यूज किया है। तो आप अगर ऐसे यूज करोगे तो एक बारी में आई के अंदर हर लूप में एक एक लाइन आएगी। मतलब फर्स्ट लूप जब होगा तो फर्स्ट लाइन, जब फिर सेकंड लूप होगा तब ये प्रिंट करेगा सेकंड लाइन, एंड जब करोगे तो थर्ड लाइन। वैसे अगर डिटेल बात बताऊं तो यहाँ पे 2 स्पेस आपको दिखाई देंगे, पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो लाइन का भी स्लैश एन ये रीड करेगा प्रिंट, एंड प्रिंट ऑटोमेटिकली भी जो एंड करता है वो स्लैश एन से करता है। तो इस वजह से यहाँ पे 2 स्लैश एन आएंगे और ज़्यादा स्पेस होगा। अगर ये बात आपको समझ में है जो मैंने बताया तो ठीक है, आपके बेसिक्स अच्छे हैं, नहीं आई तो डोंट वरी अबाउट इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड एक और तरीका ट्रैवर्स करने का, क्योंकि ये कई बारी आउटपुट वाले क्वेश्चंस में आ जाता है, तो मैंने सोचा इसे इधर इंक्लूड कर लूँ। FO डॉट ओपन रीड मोड में खोला, FO डॉट रीड लाइन्स किया, आपको पता है इसके अंदर क्या होगी, लिस्ट, और जिसके अंदर स्ट्रिंग्स पड़ी होंगी। ठीक है, अब आप इसी को ट्रैवर्स कर रहे हो, तो ये तो एक लिस्ट है, ए तो एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है अभी फिलहाल हमारे ABC टेक्स्ट को देखते हुए। तो आई एक एक बारी कभी इधर जाएगी, दूसरे लूप में इधर जाएगी, तीसरे लूप में इधर जाएगी। तो जब फर्स्ट लूप में आई इधर गई, मैंने यहाँ पे किया आई डॉट स्प्लिट। आई डॉट स्प्लिट से क्या होगा, आई डॉट स्प्लिट खुद एक और लिस्ट बना देता है जिसके अंदर हर वर्ड वो रखता है। तो मेरे इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे पहले इसमें तो फर्स्ट लाइन था पूरा, आई के अंदर भी फर्स्ट लाइन गया होगा, आई के अंदर भी पहले लूप में फर्स्ट लाइन गया होगा, बट यहाँ पे स्प्लिट कर दिया तो ये इसे फर्स्ट कॉमा एंड लाइन में स्प्लिट कर देगा, एंड यहाँ पे प्रिंट ये कर देगा फर्स्ट एंड लाइन। सिमिलरली जब दूसरा लूप होगा तो एक दूसरी लिस्ट में सेकंड लाइन लिखा होगा, उसे स्प्लिट कर देगा ये सेकंड लाइन। सिमिलरली थर्ड लाइन को भी ऐसे स्प्लिट कर देगा ये, तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही था रीड राइट का पूरा गेम टेक्स्ट फाइल में। अब आगे बढ़ते हैं, ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये फाइल ऑब्जेक्ट है ना, हमेशा पॉइंट करके रखता है, बट ये किस साइड किस पे पॉइंट कर रहा है, कौन से बाइट को पॉइंट कर रहा है, इसे पता लगाने के लिए हमारे पे फंक्शन होता है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो ये आपको नंबर देगा, नंबर का मतलब ये उस बाइट पे अभी प्रेजेंट है। और आप इस पॉइंटर को सेट भी कर सकते हो यूजिंग सीक। ठीक है, अब अगर आप सीक 5 यूज करते हो, अगर आप FO डॉट सीक और 5 लिखते हो तो ये स्टार्टिंग से, जहां से फाइल फ्रॉम स्टार्टिंग से 5 बाइट आगे चले जाएगा, +5 चले जाएगा आगे, और वहां पे जाके पॉइंटर सेट कर लेगा। ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा और अच्छे से समझ में आएगा। बट कभी कभार आप इसे ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए रहते हैं, तो ये तो आपका ये तो आपको बताएगा कि कितने बाइट आगे जाना है, जैसे +5, बट ये 0 1 2 इनमें से आप कुछ भी दे सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब है बिगनिंग, मतलब जो बिगनिंग से 5 आगे। 2 का मतलब क्या है, एंड से 5 आगे। तो जनरली हम जब भी एंड यूज करते हैं तो वहां से माइनस की वैल्यू देते हैं, क्योंकि एंड से आगे तो जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम्पल में मैंने इसे कवर किया है। एंड 1 का मतलब है कि करंट, जहां पे अभी कर्जर है, जहां पे अभी आपका कर्जर है वहीं से ही 5 आगे। तो ये 3 चीजें FO डॉट सीक में आप ऐसे भी इसे यूज कर सकते हो। तो एक प्रोग्राम देखते हैं, उसके आउटपुट से आपको समझ में आएगा। तो एक सेकेंड, हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आपके पास ये टेक्स्ट है, और जैसे ही आपने फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो आपको पता है कि कर्सर जो है हमेशा स्टार्टिंग में ही होता है, कर्सर यहाँ पे होता है। ठीक है, अब जैसे ही आप FO डॉट टेल करोगे ये तो बताएगा 0,
क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में तो 0 बताएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैं प्रिंट नहीं करा रहा, बट मैं FO.tel यहाँ पे मान लो कि मैंने इसे प्रिंट कराया है, मैं भूल गया यहाँ प्रिंट लिखना, तो इट विल टेल 0। अब ये S1 FO.readline करेगा और वैल्यू S1 में डाल देगा। तो S1 के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, पहली लाइन, आपको पता है रीड लाइन जो होता है फर्स्ट लाइन को रीड करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट लाइन, और /n भी आ जाता है, तो आपका जो कर्सर होता है वो सीधा अब यहाँ पे पहुंच जाता है फर्स्ट लाइन रीड करने के बाद। अब आप FO.tel यहाँ पे पूछोगे और प्रिंट कराओगे, इसकी वैल्यू प्रिंट कराओगे, तो अभी आउटपुट देगा आपको ये देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको ये आंसर देगा, 12 आंसर ये आपको देगा। एंड अब आप करोगे FO.seek3, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से ही 3 आगे जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था बिगनिंग से जाएगा, तो अब ये पॉइंटर को यहाँ से हटा के कहाँ पे शिफ्ट कर देगा, 1 2 3 इधर शिफ्ट कर देगा, अब ये 3 से आगे ही पड़ेगा। अब आप दोबारा से इसके बाद अब यहाँ पे FO.readline करोगे, तो ये यहाँ से रीड लाइन कर देगा, आपको पता है एक ही लाइन रीड करेगा, बट कर्सर हमारा इधर था, तो इसका आंसर जो होगा वो आएगा ST स्पेस लाइन। एंड अगेन अब हमारा जो कर्सर है वापस से इधर आ चुका है इस लाइन को रीड करने के बाद। FO.seek -4, 2 मतलब एंड से -4 जाना है, तो एंड से -4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा कर्सर चले जाएगा, अब यहाँ से हटके यहाँ पे। अब आप यहाँ पे FO.read करोगे तो कर्सर जहाँ है उसके बाद ही सारा रीड कर देगा, बट हमारा कर्सर तो अभी यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा लाइन, ये रीड कर देगा, और अब हमारा कर्सर आ जाएगा एंड में। और अब आप FO.seek 3, 0 करोगे, तो 0 का मतलब भी तो बिगनिंग ही होता है, तो वापस से कर्सर यहाँ से हटके बिगनिंग में 1 2 3 इधर आ जाएगा, मतलब 3 वो रीड कर चुका होगा, अब यहाँ पे रेडी रहेगा S को रीड करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कि R पे ही रहेगा। अब जब ये नेक्स्ट रीड करेगा तो अब S से रीड करेगा, बस आपको ये ध्यान में रखना है, अब आप इसे जैसा भी समझो। तो ये था यहाँ पे ऑफसेट कैसे यूज होता है। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ये कि जब भी हम राइट फंक्शन को यूज करते हैं और ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट करती है, तो इस केस में ओवरराइट हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लिखने से पहले ही कर्सर जो होता है स्टार्टिंग में चले जाता है और लगभग सब डिलीट हो जाता है। अब आप जो लिखोगे वो ओवरराइट हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि फाइल में ओवरराइट ना हो, जितना लिखा है उसके आगे ऐड हो, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हो, अपेंड यूज करते हो। तो अपेंड मोड के लिए आपको स्मॉल a में लिखना पड़ता है। तो ये राइट मोड जो है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अपेंड मोड में लिखोगे, अब हेलो लिखोगे तो एंड में ऐड होगा। अपेंड मोड में खोलने से फाइल को ओवरराइट नहीं होता है, जैसा राइट मोड में आपने देखा था। तो यहाँ पे सारे आप देख सकते हो फाइल मोड है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है कि ऑफसेट कहाँ होगा, मतलब फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा। तो जब भी हम रीड करते हैं तो ये रीड के लिए यूज होता है, और फाइल के बिगिनिंग में हमारा ऑफसेट होता है। आर भी सेम है, बट बाइनरी के लिए आर प्लस या प्लस आर जो होता है ये रीड एंड राइट दोनों के लिए। अगर आपको रीड एंड राइट दोनों करने देन यूज दिस मोड, और इसमें भी पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइल में रहेगा। W राइटिंग के लिए, और इसमें भी बिगिनिंग ऑफ द फाइल में रहेगा, इसी वजह से तो ओवर राइट हो जाता है। WB प्लस, अगेन WB प्लस जो है बाइनरी के लिए है, जिसमें रीड एंड राइट दोनों मोड में आप खोल सकते हो। ठीक है, जहाँ B आ रहा है वो बाइनरी के लिए है। ए अपेंड मोड है, यहाँ पे देखो जो आपका ऑफसेट है वो एंड ऑफ द फाइल में सेट होता है, मतलब आपका जो कर्सर है वो फाइल के एकदम एंड में, तो अब आप जो भी लिखोगे फाइल के एंड में ऐड होना शुरू होगा, ना कि पहले में। एंड यहाँ पे है ए प्लस जो है आपका रीड एंड अपेंड दोनों करने के लिए यूज हो रहा है। अगर आपको बाइनरी फाइल को अपेंड करना है तो ए भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फाइल हो गया है पूरा कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं बाइनरी फाइल को रीड राइट करने के लिए। इसे पिकलिंग अनपिकलिंग भी बोलते हैं।
इसे क्यों बोलते हैं पिकलिंग अनपिकलिंग, क्योंकि यहाँ पे आप जैसा भी डेटा टाइप देते हो उसी डेटा टाइप में पूरा का पूरा स्टोर कर देता है। पूरे के पूरे डेटा टाइप को ये स्टोर कर देता है बाइनरी फाइल में, और उस बाइनरी फाइल को अब आप बाइनरी फाइल से जब आप वैल्यू लोगे तो आपको उसी फॉर्मेट में वो डेटा टाइप मिलेगा। अगर लिस्ट आपने दिया तो लिस्ट फॉर्मेट में मिलेगा। टेक्स्ट फाइल के अंदर क्या हो रहा था, टेक्स्ट फाइल के अंदर जो था सारा का सारा आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट में जा रहा था, जब भी आप मिल रहा था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही मिल रहा था। बट यहाँ पे आपको जिस डेटा टाइप में डालोगे वैसे ही मिलेगा। तो देखते हैं इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इम्पोर्ट पिकल करना जरूरी है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू है जो आपको स्टोर करनी है, एक लिस्ट है ये। आप फाइल ऑब्जेक्ट बनाओगे, ओपन वैसे ही करोगे, फाइल का नाम लिखोगे, मैंने आपको बताया था .dat यहाँ पे मिलती है, एंड WB फॉर राइटिंग इन बाइनरी मोड। अब यहाँ पे क्या करते हो, आप पिकल का यूज़ करते हो। फाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, आप लिखोगे पिकल, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट नहीं पिकल लिखेंगे, और डंप, आप सीधा डंप कर रहे हो, सीधा फाइल के अंदर डाल रहे हो। यहाँ पे आप लिखोगे अपना, ये अक्सर कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेते हैं कि फाइल ऑब्जेक्ट पहले होता है या फिर जो है आपका वेरिएबल पहले होता है। तो यहाँ पे आपकी जो भी सीक्वेंस है आप इसे डाल दोगे, सीक्वेंस या जो भी आपका वेरिएबल है वो डालोगे, और यहाँ पे आपका फाइल ऑब्जेक्ट डालोगे, जो भी फाइल ऑब्जेक्ट का आपने नाम रखा है यहाँ पे, एंड देन फाइल को क्लोज कर लोगे। तो जो भी वैल्यू फाइल ऑब्जेक्ट, जो भी वैल्यू लिस्ट के वेरिएबल के अंदर होगी ये सारा डंप कर देगी आपकी फाइल, ये आपकी उस फाइल में, यहाँ पे mybinary.dat फाइल में। इसको पिकलिंग भी बोलते हैं। एंड व्हाट इज अनपिकलिंग, बाइनरी फाइल से वैल्यू निकालने को अनपिकलिंग बोलते हैं। तो यहाँ भी आपको ऑब्वियसली पिकल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये अभी आप रहने दीजिए। फाइल ऑब्जेक्ट, ओपन, फाइल का नाम, एंड आप रीड कर रहे हो, RB लिखोगे इधर, बिकॉज बाइनरी फाइल रीड कर रहे हो। अब आपको पिकल डॉट लोड फाइल ऑब्जेक्ट करना है, तो ये वैल्यू कहीं तो लोगे, क्योंकि सारी वैल्यू उठा के लेकर आ रहा है। वो सारी वैल्यूज को आप कहाँ डालोगे, यहाँ पे डालोगे, अपने किसी वेरिएबल के अंदर डालोगे। तो पिकल डॉट लोड, यहाँ पे आपको फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, एंड ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है। फाइल क्लोज करोगे। अब आप ऑब्जेक्ट वेर, जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल दिया था उसको प्रिंट करोगे, तो जो भी आपको फाइल के अंदर मिलेगा वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो पिकलिंग मतलब कंप्यूटर में वैल्यू को अंदर डालना, अनपिकलिंग मतलब फाइल के अंदर डालना पिकलिंग, एंड फाइल से वैल्यू बाहर निकालने को अनपिकलिंग बोलते हैं। ऑलराइट, तो बाइनरी फाइल में यही सिंपल सी चीज़ थी। ये बात आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पिकल इंपोर्ट किया जाता है, आपको फाइल ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ठीक है। ये वाली लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है कि हम डंप कैसे करते हैं, पिकल डॉट डंप, और यहाँ पे पहले आप वेरिएबल जो भी आपकी वैल्यू डालनी है, यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट। अनपिकलिंग के अंदर आपको ये वाली लाइन याद रखनी है कि इसके अंदर वैल्यू रिटर्न होगी तो आपको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है। उस ऊपर वाले केस में वेरिएबल डालनी थी तो वो ब्रैकेट के अंदर थी डंप के। यहाँ पे लोड करते हो, मतलब लोड मतलब वैल्यू निकालना बाइनरी फाइल से, तो ये आप इसका सिंटैक्स देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रही है। अब लास्ट हम चलते हैं CSV फाइल पर। CSV फाइल तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ये याद रखना नाम। और इसके अंदर वैल्यूज ऐसे होती हैं, सिंपल वैल्यूज लिखी हैं एंड बीच में कॉमा लगा हुआ है, ये होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको आप एक्सेल में भी खोल सकते हो, नोटपैड पे भी, नोटपैड पे खोलोगे तो ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और भी डेटा दिखाई देगा, इसी तरीके से लिखा रहेगा। तो देखते हैं हम पहले राइट कैसे करते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें टेक्स्ट फाइल के जैसी हैं, अगर फाइल नहीं बनी हुई पहले से तो अपने आप क्रिएट हो जाएगी, जैसे टेक्स्ट फाइल में होती थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इसीलिए पहले हम राइटिंग मोड में खुलते हैं। क्या कुछ इंपोर्ट करने की ज़रूरत है? यस, CSV फाइल को इंपोर्ट CSV करना ज़रूरी है, ठीक है। क्या डिफरेंट है इसमें, मैं अभी दिखाता हूँ। ये भी सेम है, लगभग सेम है। आपने फाइल ऑब्जेक्ट किया, ओपन, फाइल का नाम,
एंड किस मोड में खोलना है, तो राइट मोड पे आपको खोलना है। ये न्यू लाइन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि जब भी हम राइट करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि कई बारी एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाती है। आप ये जब कोड चलाओगे बिना न्यू लाइन के, तो जब भी आप वैल्यू डालोगे तो एक बीच में हमेशा एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो जाती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे न्यू लाइन और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डालते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इससे हमारी न्यू लाइन ऐड नहीं होती। ठीक है, तो अगर इस न्यू लाइन को छोड़े तो बिल्कुल जैसे हमने टेक्स्ट फाइल को यूज किया था राइटिंग मोड के लिए, बिल्कुल वैसे ही यूज हुआ है। अब इसमें ये आपका एक न्यू स्टेप आता है। आपको यहाँ पे एक राइटिंग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फाइल ऑब्जेक्ट से काम नहीं बनता, राइट ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है, एक राइटर ऑब्जेक्ट। तो कैसे बनाते हो, एक वेरिएबल को जिसे ऑब्जेक्ट बनाना है वेरिएबल का नाम दिया, फिर CSV यूज करके CSV डॉट राइटर। ठीक है, ये CSV ऐसे स्मॉल में, ये CSV जो है ये स्मॉल में होता है, तो ये CSV डॉट राइटर। इसके बाद आपको यहाँ पे FO आपको फाइल ऑब्जेक्ट देना है, एंड देन डिलिमिटर। यहाँ पे अगर डिलिमिटर क्या होता है बाय द वे, अगर आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को यूज करते हो 1, 2, 3, तो ये जो बीच में सेपरेट जिससे हो रहा है इसे डिलिमिटर बोलते हैं। तो बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, तो ये आपको लिखने की जरूरत है नहीं। अगर आपको कॉमा की जगह बीच में हैश डालना है देन यू कैन यूज दिस, बट अगर आपको सिर्फ कॉमा ही रखना है तो ये लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफॉल्ट कॉमा ही होता है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। बट आपको बता दिया अगर कोई और, तो आपको याद रखना है अगर आपको कोई और डिलिमिटर बनाना है तो आपको यहाँ पे डिलिमिटर मेंशन करना पड़ेगा कौन सा। और कभी बार क्वेश्चन में पूछ भी लेते हैं कि डिलिमिटर क्या होता है, तो बीच में जो आता है वो डिलिमिटर होता है। तो CSV डॉट राइटर से आपने एक राइटिंग ऑब्जेक्ट बना दिया W को। अब W की हेल्प से ही हम चीज़ों को राइट करेंगे। तो देखो रो 1 हमारा ये डेटा, इसके अंदर एक लिस्ट है, इसको कैसे ऐड करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे ये इस रो के अंदर मैंने वो कॉलम नेम लिखे हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। तो देखते हैं अकेली लिस्ट को, इस फॉर्मेट लिस्ट को हमें, देखो लिस्ट के अंदर हमने वैल्यूज डाली, और अब इसको मैं CSV फाइल में ऐड कैसे करूंगा, W जो मेरा राइटिंग ऑब्जेक्ट था जो मैंने यहाँ बनाया था, डॉट राइट रो, एक ही रो ऐड करनी है और यहाँ पे मैंने रो डाल दिया। तो हमेशा हमारा डेटा इसी फॉर्मेट में होना चाहिए CSV में डालने के लिए, कि लिस्ट और लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, लिस्ट एंड लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स होनी चाहिए। ठीक है, और 3 है तो 3 ही आप करो। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बहुत सारी रोज है जिसमें डेटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा क्या है। 3 वैल्यूज दे रखी है मैंने उसी ऑर्डर में, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब इनको ऐड करना है तो यहाँ तो राइट रो था, एक रो ऐड करने के लिए ज़्यादा करनी है तो सिंपल W डॉट राइट रोज, एंड यहाँ पे आप अपनी रोज डाल दोगे तो मल्टीपल डेटा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। FO डॉट क्लोज आपका CSV फाइल में राइट हो गया। बहुत ही सिंपल है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ओपन फाइल आप करते हो, ये न्यू लाइन वाली बात ध्यान में रखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पता पूछ लें। डिलिमिटर क्या होता है ये बात आपको पता होनी चाहिए, एंड ये राइटिंग ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं यही तो इसका स्पेशल स्टेप है, तो ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। देन राइट करने के लिए आपको राइट रो का यूज यहाँ पे करते हो, ये बात आपको पता होनी चाहिए, राइट रो या राइट रोज। तो इस तरीके से आप CSV फाइल में राइट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो जब आप फाइल खोल के देखोगे तो वहां पे आपको ऐसा दिखाई देगा, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, फिर आपको 1 कॉमा नितिन कॉमा 80 ऐसे सारे नाम दिखाई देंगे। ठीक है, CSV फाइल में क्या नाम रखा था CSV फाइल का, इसका भी मैं वही रखता हूँ, abc.csv फाइल। ठीक है, यहाँ पे CSV स्मॉल में है बाय द वे, क्योंकि केस सेंसिटिव होती है पाइथन, तो ये बताना भी जरूरी पड़ जाता है। मेरा यहाँ पे हो सकता है कैपिटल लग रहा हो, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये CSV स्मॉल में। नाउ रीड करने के लिए क्या है, रीड करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट तो आप बनाओगे, रीड मोड में खोलोगे बिल्कुल जैसा हमने टेक्स्ट फाइल को खोला था। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे वहाँ पे राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे रीडिंग ऑब्जेक्ट बनाना है, रीडर ऑब्जेक्ट सॉरी। तो CSV डॉट रीडर, यहाँ पे आपको फाइल ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल टू R, वहाँ पे क्या था CSV डॉट राइटर, और वहाँ पे FO कॉमा आप जो भी वहाँ पे आप कर रहे थे। ठीक है ना, एक बार आप देख लो, राइटर में CSV डॉट राइटर FO, डिलिमिटर ऑप्शनल था, यहाँ पे
यहाँ पे csv.reader f हो गया आपने। देन अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो कॉलम नेम है वो पहले प्रिंट हो जाए, लूप के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्रिंट हो। तो सिर्फ एक लाइन प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट और रीडर ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। तो नेक्स्ट आर मैंने किया, तो इससे मेरा जो है नेम और ऐसे प्रिंट होगा लिस्ट के फॉर्म में। और क्या था, नेम था, सॉरी रोल नंबर था पहले, राइट, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स, ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी इसकी वजह से। और अब मैं चाहता हूँ, अब यहाँ करूँगा फॉर आई इन आर रीडर ऑब्जेक्ट किया, प्रिंट आई किया, तो बारी बारी से पहले लूप में क्या होगा, आपका पहला नाम प्रिंट हो जाएगा 1, मेरे ये था नाम जो भी, ये सब प्रिंट हो जाएगा। फिर दूसरे लूप में दूसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरे लूप में तीसरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जहाँ जब तक वैल्यूज आती रहेंगी, जितनी भी वैल्यूज होंगी, फिर लास्ट में आप क्लोज कर दोगे। अब आप ये पूछ सकते हो नेक्स्ट करना जरूरी है, तो मैं बोलूँगा नहीं। अगर आप नहीं करते तो इसी लूप में सबसे पहले आपका ये वाला प्रिंट हो रहा होता, ये वाला पार्ट, बट मैं चाहता था कि वैल्यूज सारी अलग से प्रिंट होती और जो ये ऊपर का कॉलम है वो पहले अलग से प्रिंट होता, तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट किया। तो अब आपको नेक्स्ट का भी पता चल गया, ठीक है। अब मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड प्रिंट नेक्स्ट आर 2 बार ही दे देता और फॉर लूप नहीं होता तो क्या होता, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन ही प्रिंट होती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा फाइल हैंडलिंग भी ओवर हो गया है और इस क्रैश कोर्स को भी हम अब ओवर करते हैं। कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।